Hello my dear friends, this video lecture is on analysis of Rail Vikas Shivir. This is Prashant Navani and I welcome all of you. आपने करंट अफेयर्स में और न्यूज़पेपर में देखा होगा कि रेल विकास शिविर हुई है भारत में। तो रेल विकास शिविर के बारे में कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट सच मीटिंग दैट इज हेल्ड इन आवर कंट्री. इट इज लोकेटेड इन सूरजकुंड नियर फरीदाबाद. It is a brainchild of Prime Minister Narendra Modi. It is also a brainstorming session. Brainstorming session का मतलब है कि रेलवे के ऑफिशियल्स, रेलवे के वर्कर्स, मिनिस्टर्स और दुनिया के अलग अलग कोनों से इनवाइट किए गए डिग्निटरीज और रेलवे एक्सपर्ट्स इस शिविर में भाग लेंगे। और इस शिविर में ऑफ कोर्स बिकॉज इट इज हेल्ड इन इंडिया, द मेन इंटेंशन इज फॉर द डेवलपमेंट, एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवेज। Now, Railways and Prime Minister नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही पुराना रिलेशनशिप है। नरेंद्र मोदी साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो रेलवे के काफी एविड यूजर हैं। इनफैक्ट बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो ऑन मेनी ओकेजन ही यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम गांधीनगर टू दिल्ली वाया रेलवेज। ही यूज्ड टू ट्रैवल वाया रेलवेज। वो रेल से यात्रा करते थे। और इवन इन हिज फॉरेन विजिट आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर जापान की बुलेट ट्रेन में बैठे हैं या फिर दूसरे कंट्री में गए, साउथ कोरिया में गए, तो वहां पे भी उनके मेट्रो या रेलवे ट्रेन के एक दौरा किया। तो ही इज लर्निंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, from experts around the world in railway sector regarding overall rail operations of their countries, and he's always keen to apply these things, to apply best practices in India. Now aim and target क्या है? रेल शिविर का एम यह है कि रेल ऑफिशियल्स हैं और वर्कर्स जो है वो मिलकर, एक साथ मिलकर एक प्रोसेस में पार्ट ले जो प्रोसेस रेलवे को मॉडर्नाइज बनाएगी, इंडियन रेलवेज को। फिर है कि मैन पावर ऑफ रेलवेज इन डेवलपमेंट प्रोसेस में जब इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा तो जो एक प्रोसेस शुरू होगी मैनेजमेंट का, एक ऐसा फॉर्मूला है ये, राइट, कि जिससे फ्यूचर प्लान इन एरियाज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ रेलवे को बूस्टिंग मिलेगी। आपने कई बार ये भी देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि बड़े बड़े ऑफिसर्स जो होते हैं उनको ग्राउंड रियलिटी के बारे में पता नहीं होता, राइट। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। और इसको ओवरकम करने के लिए द बेस्ट थिंग इज टू इन्वॉल्व द बॉटम लेवल मैन पावर इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल पे जो कुछ चीजें हो रही है उनके बारे में सबसे ज्यादा तो जो लोग ग्राउंड लेवल पे या ग्रास रूट लेवल पे वर्क कर रहे हैं उनको ही पता होगा। तो इफ यू टेक देम ऑन बोर्ड whilst you are planning any strategy, while you are also trying to implement a designed strategy, then it becomes, the success ratio becomes higher. And the reason is that कि आप जो स्ट्रेटेजिक, जो एक लंबे विजन से सोच सकते हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो भी शामिल है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, और जो डे टू डे रियलिटीज को फेस करते हैं वो लोग भी शामिल है। तो सक्सेस रेशियो इससे बढ़ जाता है डिजाइनिंग में और इम्प्लीमेंटेशन में। देन रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु has set a target of investing almost rupees 8.5 lakh crores in Indian Railways by 2019. 8.5 lakh crore rupees is not a small amount, my dear friends. It is a huge amount. It is a huge amount. और ये इन्वेस्टमेंट 2019 तक करने का
एक निश्चय किया है हमारे रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु ने। चैलेंजेस के बारे में देखते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस है रेलवे के सामने। एक्सटेंशन मतलब कि जो एरिया जहां तक आज रेलवेज नहीं पहुंची है वहां तक रेलवेज को पहुंचाया जाए। अब जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, खास करके ब्रिटिश इंडिया हिस्ट्री, तब आप पाएंगे कि रेलवे के इन्वेंशन के बाद और जब रेलवेज इंडिया में आया तब ब्रिटिश इकोनॉमी कैसे फैलती गई, एक्सपांड होती गई, थ्राइव होती गई, और एट द सेम टाइम इंडियन इकोनॉमी, जो इंडियन इकोनॉमी इन द सेंस जो इंडियन लोग थे इकोनॉमी से जुड़े हुए, उनकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती गई। द मेन रीजन वाज दैट British were able to export and import, right? When I say export and import, I'm not talking about on international terms, I'm talking about from a छोटे से गांव से लेकर एक बड़े पोर्ट तक via railway they were able to take raw material out of India, and they used to send the finished goods to each and every small parts of India with the help of railway. And the second thing was troops, जो आर्मी थी, सेना, उनको भी ये अलग अलग कोने तक ले जाने में सक्षम रहे because of the expansion of railway. खैर आज की बात अलग है. We have to develop our nation from developing to a developed country. तो इसके लिए railway is a lifeline for internal transportation, for commutation and many other things. तो हमें रेलवे को एक्सटेंड करना है. आज भी हमारा रेलवे इतना एक्सटेंड नहीं है. ऑफ कोर्स आवर रेलवे रैंक्स इन टॉप 3 bigger railway networks in the world, but still we need to expand it to every nook and corner of our country. Moving on, modernization. आप जानते होंगे आजकल तो you would be having so many friends on social media who are living out of country. You would be watching many Hollywood and films. Even our Indian films are shot out of our country. So you see, आपने trains देखी होगी TV पे या social media पे, and just like every other Indian, आपको भी सोच आती होगी कि कब हमारे पास भी ऐसी रेलवेज होगी जो साफ हो, जिसमें मॉडर्न फैसिलिटीज हो, अच्छी लाइटिंग हो. कई ट्रेन्स तो वर्ल्ड में इसलिए चलती है बिकॉज उनके जो ट्रैक्स है वो इतनी ब्यूटीफुल लेक्स के बाजू में से गुजरते हैं. ये सब सोचकर किया गया होता है. एंड तो ऐसी चीजें भी इन फ्यूचर हमें भारत में देखने को मिले, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. दिस आर द चैलेंजेस which India has to overcome. Then comes safety, right? Railway accidents हम कई बार देखते हैं. तो safety features, today we have latest technologies that are working around the world, right? तो उसको हम implement करें. Facilities like food should improve, toilet etc. this should improve. We have to make our rail in par with global standards. And in this sphere, the government will take note of all the suggestions that it will get from the experts around the world, suggestions from railway officials and workers, and then the government will make a list of to-do things, and then it will try to implement it. Moving on, steps taken by Rail Minister Suresh Prabhu. When he became रेल मिनिस्टर, तो पहली चीज उन्होंने किया डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स टू मैनेजर्स. डेलीगेशन से क्या होता है कि द डिसीजन दैट यूज्ड टू टेक लॉट ऑफ टाइम. पहले क्या होता था कि एक टेंडरिंग प्रोसेस है, उसको भी 9 महीने लग जाते थे, क्योंकि जो मैनेजर है he will send it to his manager and then finally the file will reach to Delhi. उसके बाद अप्रूवल मिलते हुए वो फिर से 1 by 1 स्टेप से नीचे जाकर वहां तक पहुंचती थी. तो it would take 9 months time or something, but now he has delegated financial power so the managers can take quick decision. Tendering process has improved, construction activities को भी speed मिली है इससे,
और रेड टेपिज्म में भी काफी कमी आई है। दूसरी चीज ये है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में रेलवे ने 2800 किलोमीटर लाइंस में एक्सपांशन किया है। इस साल का टारगेट है 4500 किलोमीटर एंड बेस्ड ऑन एनालिसिस एंड एक्सपर्ट्स रिव्यू इट सीम्स अचीवेबल। एंड 4500 किलोमीटर का जो एक्सटेंशन है, दिस इज अ रिकॉर्ड इन इंडियन हिस्ट्री इन 1 ईयर। सुरेश प्रभु ने एक दूसरी भी बहुत अच्छी चीज की है, जो स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट किया है, वो है डाउन टॉप मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट कर दी है। जनरली स्पीकिंग ऑर्गेनाइजेशन में टॉप टू बॉटम मैनेजमेंट सिस्टम होती है, जहां पे ऑर्डर्स एंड डिसीजंस टॉप लेवल्स पे से नीचे की ओर फ्लो किए जाते हैं, बट हियर दे हैव मेड डाउन टॉप। दैट मीन्स कि डाउन मैनेजमेंट है, जो बॉटम लेयर ऑफ मैनेजमेंट है, उनको भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल किया गया है। सो दैट्स अ वेरी गुड स्ट्रक्चरल चेंज। डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इज इंट्रोड्यूस्ड। देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों चीजों का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई एम मास्टर्स इन मैनेजमेंट, तो मुझे इसकी थियरी और इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है, और बहुत ज्यादा का मतलब आई एम नॉट सेइंग आउट ऑफ ईगो, आई एम सेइंग आउट ऑफ एक्सपीरियंस। आई होप यू विल टेक इट पॉजिटिवली कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप अपने खुद की लाइफ में देखिए, इफ यू आर बीन गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इफ यू आर नॉट गिवन एनी अथॉरिटी टू मेक डिसीजन to carry out that responsibility, then you won't be able to get the desired outcome. Lekin once this all three things are given to you in an appropriate manner, right, then you can make quick decisions. आप responsibility भी अच्छी तरीके से निभा सकते हैं। आप अगर कोई decision लेना है तो आप authority भी use कर सकते हैं, और अगर आपको फिर से किसी को answer देना है, then you would be accountable as well. Moving on, when he was power minister, our at the moment current rail minister Suresh Prabhu, when he was power minister, discoms were going through rough period. He made some structural changes in the working of power ministry and discoms, and he is replicating, he is trying to implement his experiences with power sector in railways. And so hopefully 2-3 area mein to we are seeing changes. We have seen that budget is rail budget is merged with common budget. What India needs is bullet trains. We are a large country and we cannot afford to spend too much time traveling, and we can always utilize experience of Japan, South Korea, that can help us a lot in the area of bullet train. We have to modernize our railway stations in this area as well. Say for example, South Korea is building Delhi rail station, Ludhiana का station है वो France develop कर रहा है, और भोपाल का station है वो एक private player के पास है. And we have to also understand that customized services are one of the important factor of our railway system, because हमारा social need अलग है. In Rajasthan you would prefer air conditioner in your railway station, like in Kashmir you would prefer heater facilities. तो इस तरह से अलग अलग facilities है. How we can do it without financial resources, it is not possible. We need to improve health of our railways, particularly financial health. It should be a better option in comparison with other mode of communication. Freight जो है वो cash cow है railway के लिए, but it is losing against road. Government should promote that freight is environmental friendly, it consumes less diesel, and it also runs on electricity. Competition with low fare airlines वो भी एक challenge है railways के लिए, but I hope के competition से ultimately citizens को ही फायदा होगा. So that's everything in this analysis, my dear friends. Do not forget to pass me your comments. I'll see you all soon. Take care. Goodbye.